बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, ये STA 301 है, इसका दूसरा पार्ट है। कोशिश करूँगा कि ये MCQs आपके मुकम्मल कर दें, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो जाएगी तो तसल्ली से देख लीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला ये MCQs के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएंगे। वो ये कहता है कि इसमें से कौन सी चीज़ होल्ड करती है। ये असल में इसके नीचे लिखा हुआ, ठीक है, क्वेश्चन जो है। तो एक्चुअली मीन जो होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है, लिखा तो ये है ना, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है ये बराबर होती है 4 × E(x) + 5। अगर अकेला कांस्टेंट होता तो ये इसके बराबर होना था, और अगर ये एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो फिर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। और अगर 4x + 5 का वेरिएंस होता तो कांस्टेंट पहले वेरिएंस के आगे से ख़त्म हो जाता है, और जो ऐड हो रहा हो, जो मल्टीप्लाई एक्स के साथ होता है उसका स्केयर बाहर आ जाता है। खैर यहाँ पर तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, लेकिन ये बाकी बताने का मकसद है कि इस एक के अंदर ही आपके 5-10 MCQs हो जाएंगे। एक स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी होती है, वो मैं यहाँ बयान कर देता हूँ कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा तो उसमें भी आपका क्या आ जाएगा जी। अगर ये फ़र्ज़ करेंगे यूँ होता, ये प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो प्लस माइनस हो या वेरिएंस होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्टैंडर्ड होगा तो सिर्फ ये खाली अकेला कांस्टेंट बाहर आता है, ठीक है। और अगर वेरिएंस होता है तो फिर क्या होता है, उसका स्केयर बाहर आएगा। अगला वो ये कहता है कि अगर प्रॉबिलिटी x + y की <=1 हो तो इनमें से कौन सी बात ट्रू होगी। तो पहले x + y <=1 का मतलब कि x और y की वैल्यू को ऐड करो, यहाँ तो आंसर 1 है या उससे छोटा है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जिसमें ये चीज़ होल्ड करती है। यहाँ तो दोनों x की वैल्यूज़ का सम 0 हो जाएगा, तो भी वो 1 से लेस है। अब =1 होने का क्या मतलब है, अगर ये 0 है तो ये 1 हो, इन दोनों को 0 और 1 को ऐड करो तो 1 आ जाए। यहाँ पर ये x 1 और y 0, तो ये 3 पॉसिबिलिटी है जिनमें से हर एक पेयर का सम क्या होगा, या 1 होगा यहाँ पर, या उससे छोटा होगा। तो ये आखिरी वाली करेक्ट होती है। ये जो है ये कंडीशनल की होती है, ठीक है। तो ये असल में तो यूँ होता है x गिवन y, तो ऊपर आ जाता है इसका जॉइंट प्रॉबिलिटी, नीचे y की मार्जिनल जो इच से शो होती है। अब अगर क्या है x गिवन y की जगह 1 करेंगे तो फिर जहाँ ऊपर नीचे y की जगह 1 आ जाएगी। अच्छा, ये यूँ भी होता है y गिवन x होता है, ऊपर फिर भी यही ऑर्डर है ना, ये नहीं कि y गिवन x होगा तो यहाँ y और यहाँ x लिख देना, नहीं, ये x y होता है। सिर्फ ये होता है कि नीचे मार्जिनल x का आ जाता है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, f(x, y) बराबर होता है g(x) इंटू h(y), ये इधर ही लिखना है h(y), और डिपेंडेंट में ही नॉट इक्वल हो जाता है, ठीक है। अभी के लिए तो खैर इसका ये आंसर बनता है। फिर वो कहता है दी एरिया अंडर ए नॉर्मल कर्व बिटवीन 0 एंड -1.75, तो वो ये होता है। ये आपको टेबल से देखना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ अभी इसका। अब आपका आंसर है -1.75 का मसला नहीं होता, ये 1.75 को भी देखते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव 0 से छोटा तो उसको इधर लिखते हैं, इसको इधर। अगर पॉजिटिव होता तो 0 से। आंसर दोनों के सेम होते हैं। इसका तरीका क्या होता है कि आप इसको ब्रेक करेंगे, 1.7 इधर देखेंगे और इसके ऊपर आते जाएंगे तो आप कॉलम कौन सा देखेंगे, 5 का। ये देखिए, यानी इसकी बात कर, 1.7 आपके पास यहाँ आ गया और ऊपर ये वाला कॉलम कौन सा बन रहा है, 5 का, ठीक हो गया। तो यूँ ब्रेक किया जाता है, 1.7 इधर आ गया, 0.05 इधर, इसको और इसको दोबारा ऐड करें 1.75 तो बन जाएगा। लेकिन जब ब्रेक करते हैं तो 1.7 इधर रो होती है और 0.05 कॉलम है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे ये वैल्यू होती है, ठीक है, 0.4599, यूँ इसको देखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका एरिया का आंसर आ गया। इसके बाद है अगला आपके पास, वो ये कहता है आपसे, ये तो आंसर हो गया ना इसका 0.55, वो यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, ये वाला आंसर होगा करेक्ट इसका। उसके बाद कहता है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन किसके बराबर होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन डेविएशन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये देख लें यहाँ से, ये पेज नंबर 2 यहाँ से ये स्टार्ट होती है बेटे। पिछले पार्ट में मैंने आपको 3 डिस्ट्रीब्यूशन का बता दिया था, TF और काई का, ये चौथी है नॉर्मल। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में एक एक चीज़ मिलेगी आपको। ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसकी रेंज है, पाई कांस्टेंट होता है, ई ये, ठीक है। अगर मीन चेंज होगा तो पोजीशन चेंज होगी और स्टैंडर्ड डिवीजन फिक्स रहे। और अगर क्या होता है, मीन फिक्स रहे और स्टैंडर्ड डिवीजन चेंज होगा तो हाइट पे फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा होता जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन तो उतनी फ्लैटर यानी हाइट नीचे आती जाएगी, जितना छोटा होता जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हाइट उतनी बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके बाद ये एसिम्प्टोट होती है, -∞ और +∞ की तरफ होती है। ये सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब क्या है, सेंट्रल वैल्यू ये मीन होती है, 50% इधर है 50% इधर होता है,
टोटल एरिया तो 100% होता है और सिमेट्री की वजह मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं, ठीक है। और इसमें थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन सारे ज़ीरो होते हैं, μ3 μ5, ये इसकी बात कर रहा है, μ1 μ3 μ5 ऑड ऑर्डर मूवमेंट सारे के सारे इसमें क्या होता है, हर सिमेट्रिकल में क्या होते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है जी। और बाकी जो है और रिलेशन आ रहे हैं, ये μ4 है इसके बराबर होता है, μ2 जो होता है इसमें वेरिएंस के बराबर हो जाता है इसके सिग्मा स्केयर, और जो μ4 है वो इसके बराबर होता है 3 μ2 का स्केयर होता है। असल रिलेशन ये है, तो यहाँ पर μ2 की जगह ये आप सिग्मा स्केयर पुट करेंगे तो ये रिजल्ट ये बन जाएगा 3 सिग्मा 4, ठीक है जी। उसके बाद इसमें मूवमेंट रेशियोज़ में β1 0 होता है, ये इसका फार्मूला है, और β2 3 के बराबर हो जाता है। ये बेटे सारे आपके शॉर्ट के हवाले से बता रहा हूँ, हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद ये आंसर दिए हुए, ठीक है जी। वो ये कहता है कि अगर β2 3 के बराबर है तो ये मेसोकार्टिक होती है, ठीक हो गया, और ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है, तो लेप्टोकार्टिक हो जाएगी, और अगर लेस देन 3 है तो प्लेटिकार्टिक हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा है ना, ये अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये लेप्टो हो जाती है ना, लेप्टोकार्टिक इससे कहते हैं। ये तो मैसो है, ये नॉर्मल जिसको कहते हो आप, मैसो भी है, नॉर्मल भी इसी का ही नाम है। और ये जो आपके पास होती है ये प्लेटिकार्टिक बन जाएगी, इसकी बात कर रहा है वो, यही दोबारा से देख लें आप। वो कहता है कि अगर 3 होगा, ये ग्रेटर देन 3 है तो ये लेप्टो हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर β2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3 आती है। यहाँ पर क्या होती है, β2 की वैल्यू लेस देन 3 है, और नॉर्मल के लिए क्या होती है, β2 3 के बराबर हो जाता है, वो ये कह रहा है। इसके बाद आगे उसने ये बताया हुआ है कि अगर म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा ये रेंज है तो इतने % एरिया है। अगर ये +-2 है, माइनस वाली म्यू से 2 सिग्मा पीछे आओ, आगे जाओ, ये एरिया हो जाता है, और अगर 3 यूनिट पीछे आगे जाओ तो ये एरिया। उसके बाद ये इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, ये एक्स है तो ये वाई है, जहाँ पर कर्व बिहेवियर अपना चेंज करता है। इधर से इधर देखो, ठीक है जी, तो ये बाहर की तरफ ओपन लगता है, जबकि यहाँ से यहाँ देखो तो ये अंदर की तरफ लगता है। इसकी वो बात कर रहा है। ये एक्स की वैल्यूज़ है, इनको फंक्शन में पुट करेंगे तो ये वाई आ जाए। किस फंक्शन में पुट करना है, ये जो सवाल में ओरिजिनल दिया होता है, इसको हल करते हैं तो फिर आ जाता है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इसका मीन क्या होता है, 1 होता है, वेरिएंस क्या हो जाता है 0, या स्टैंडर्ड 1 होता है, मीन 0 होता है। वरना किसी भी और डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में इस ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए कन्वर्ट करते हैं, फिर वो Z हो जाता है। इसके बाद आपके पास आता है बेटे ये सारे मीन डेविएशन का ये आंसर आ गया। फिर वो कहता है इन एनोवा टेस्ट देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन इन ईच ट्रीटमेंट, तो द डिग्री ऑफ फ्रीडम है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट से आ गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनोवा टेबल जो है वो ये होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये, ठीक है जी। इस टेबल को याद रखना, ये एनोवा टेबल होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से कहते हैं। ये सोर्स ऑफ वेरिएशन होते हैं बिटवीन ट्रीटमेंट्स या विद इन ट्रीटमेंट्स, जिसको एरर भी कहते हैं। ये टोटल ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है बिटवीन ट्रीटमेंट्स के लिए, ये फार्मूले याद रखने के -1, इसके लिए n-, टोटल n-1 होता है, इनका सम होता है। सम्स ऑफ स्केयर जो ट्रीटमेंट के उसे SST कहते हैं, जो एरर क्या है उसे SSE कहते हैं। इन दोनों को जमा करो TSS, टोटल सम्स ऑफ स्केयर, फिर इसको इस पे डिवाइड करोगे, मीन स्केयर आ जाता है, इसको इस पे डिवाइड किया गया, F कहता है इसको इस पे डिवाइड करने से। तो ऊपर जो आपके पास होता है वो न्यूमरेटर होता है, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसकी बात कर रहा है। ऊपर चूँकि ये है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 है, ये डिनोमिनेटर है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k है। तो इस वजह से अब ये k जो होती हैं आपके पास क्या है जी, ठीक है। कहता है कि इन ए टेस्ट देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन इन 3 ट्रीटमेंट्स, ठीक है। ट्रीटमेंट्स क्या हैं आपके पास, ट्रीटमेंट कहते हैं किसको, पहले ये समझ लें। ये जिस तरह ये वैराइटीज़, इसमें अब कितनी है, 4 है, तो वो कहता है के अंदर 5 है, ये वो कहना 4, तो k 3 हो गया, 3-1 होगा, तो हर एक में कितनी है, 5 है ना, तो 15 तो टोटल हो गया, और उसमें से k क्या जितनी ट्रीटमेंट्स उनको माइनस करो, ये आ जाए। तो अभी के लिए ये आंसर बने 2 और 12, होगी बात क्लियर, ये निकालने का तरीका। फिर वो कहता है ए सेट दैट कंटेन्स ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ सिस्टम इज़ नोन एज ए सैम्पल स्पेस, ठीक है। मतलब आप लूडो का दाना थ्रो करते हैं तो यही डॉट्स की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कॉइन के लिए ये क्या बनेगा, हेड और टेल बनेगा, ऑल पॉसिबिलिटीज़ का सेट किसी के लिए। फिर वो कहता है स्टेम एंड लीफ इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन डेटा इज़, ठीक है। ये सारी सिचुएशन में ही होता है।
इसके बाद वो कहता है पॉपुलेशन है दैट कैन बी, ठीक है, डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंसीवेबल वेज इन विच ए स्पेसिफाइड इवेंट कैन हैपन इज़ नोन एज, ठीक है। इन कंसीवेबल क्या है, जिस तरह आप सिक्का कॉइन टास करते हो तो एटेल आते हैं ना, तो उनके तो रिजल्ट ही लिखते हो आप उसको, ठीक है। ये थोड़ी प्रैक्टिकली मौजूद होते हैं, जिस तरह भाई इंसान तो मौजूद नज़र आते हैं ना, एटेल तो रिजल्ट है, सिक्का उठा के जेब में डाल दो तो फिर तो एटेल नहीं है ना। तो इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। कंक्रीट पॉपुलेशन क्या होती है, जिस तरह आप कह लो आदमी इंसान जो नज़र आ रहे होते हैं उनको कंक्रीट कहते हैं, ठीक होगी बात, या दरख्तों की है या किसी भी। फाइनाइट और इन्फिनिट का ताल्लुक तो उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद के साथ होता है ना। अगर मतलब BU के कैंपसेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, वो फाइनाइट होंगे क्योंकि उनकी तादाद आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन आसमान के ऊपर सितारे जो वो तो नहीं काउंट कर सकते, वो फिर इन्फिनिट हो जाती है। फिर वो कहता है इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो ये होता है, और अगर डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट के लिए। लेकिन असल थ्योरम जो मल्टीप्लिकेशन अगर वैसे पूछ ले, कोई चीज़ ना बताई हो तो फिर ये लिखना है, ये होता है वैसे डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। ये वाला जो है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, और अगर आपने क्या करना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए करना है तो वो भी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या हो जाता है कि ये चीज़ इस तरह उल्ट करती है, ये कंडीशनल नहीं इसके अंदर फिर आता है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B हो जाता है, ठीक है जी। तो अभी के लिए तो खैर ये आंसर है इसका, ये दोनों तरह से होल्ड करता है। टेक्निकली जो आपके पास अगर इसकी हम बात करेंगे ना, ठीक है, तो ये A और B इंटरसेक्शन में जिसको मर्जी कर सकते हैं। एक तो ये अगर फ़र्ज़ करोगे आप इसकी जगह B लिखोगे तो यहाँ फिर A आएगा और यहाँ पर B आ जाएगा, फिर ये रिज़ल्ट बन जाएगा। ये डिपेंडेंट के लिए उसका मसला नहीं होता, ठीक है। आप इसको यहाँ B लिखो तो यहाँ भी B लिखो, फिर यहाँ A लिखना पड़ेगा, दोनों तरह से दुरुस्त है डिपेंडेंट के लिए। फिर वो कहता है कि दी प्रॉबिलिटी कैन नेवर बी, पहले तो ये याद रखो प्रॉबिलिटी जो होती है उसकी रेंज होती है 0 से 1 तक। मिनिमम वो 0 होगी जब कोई मतलब जो है इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है। मसलन आपको मैं कहता हूँ लूडो का दाना थ्रो करते हैं तो आपके पास क्या कहते हैं 7 आएगा तो नहीं आएगा, वो इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रॉबिलिटी 0 होती है। श्योर क्या कौन सा इवेंट होता है, क्या आप कहते हैं जी कि जब आप डाई थ्रो करो तो 1 से 6 तक आएंगे, तो वो तो श्योर ही। लेकिन इसके बीच में जितने इवेंट्स होते हैं ना जो ना तो इम्पॉसिबल हो ना श्योर हो, उनकी प्रॉबिलिटीज़ को असल में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये तो दो इंतहाई हैं, इनका तो पता ही होता है। जिस तरह के आप कहते हो कि जी इवन नंबर आएगा, तो वो डाई के केस में 6 टोटल पॉइंट्स होते हैं ना, इनमें जितने इवन होंगे उनको काउंट कर लीजिएगा, तो 3/2 6 जो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये खैर पॉसिबल नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, वो तो यही कह रहे हैं कि कैन नेवर भी, तो वो माइनस नहीं हो सकती है। फिर कहता है इफ़ 2 फेयर डाई आर थ्रोन द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबल 6। तो पहले तो ये देखो 2 डाई जब थ्रो करोगे तो ये 36 इस तरह के पेयर बनते हैं, यानी ये सैम्पल स्पेस में 36 पेयर हैं। डबल 6 का क्या मतलब है, पहली डाई भी 6 दूसरी भी 6, तो वो तो एक ही पेयर बनेगा। तो अगर इसकी प्रॉबिलिटी निकालनी, इसको इवेंट एक है तो इसमें एक ही पॉइंट है, पॉइंट से मुराद एक पेयर है, और टोटल 36 तो 1/36 हो जाए। इसमें जितनी मर्जी आप डिफ़ाइन कर लीजिएगा, ये विद प्रैक्टिस होता है, ठीक है। वो कहता डबल 1 है तो फिर भी यही आने, वो कहता सम 5 है तो फिर कौन से आने थे पेयर। चलो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि अगर वो कहता है सम क्या है जी, सम इज़ 5, तो सम 5 के लिए इन 36 जब पूरे बनाओगे ना तो उसमें कौन से पेयर आएंगे जिनका सम क्या होगा 5 होगा, तो वो ये वाले पेयर आपको मिल जाएंगे जब आप ढूंढोगे। तो अगर अब आपने इसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है तो आप देखो इसमें कितने पेयर हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने होते हैं 36। तो इस तरह जिसकी मर्ज़ी निकाल लो आप। फ़र्ज़ करो वो कहता है कि सम क्या है, लेस देन क्या है, लेस देन है 5 ही कह देता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सम क्या होगा, सम इज़ 2 3 और 4, यही है ना, 1 तो नहीं ना हो सकता, मिनिमम तो 1 1 आएगा नंबर, तो उनका सम तो 2 ही होगा। तो इसमें वो पेयर जो इसके लिए होल्ड करते हैं 2 के लिए वो तो 1 1 है, और जो सम 3 के लिए हैं वो 1 2 हैं, या फिर क्या होंगे 2 1, और जो सम 4 के लिए वो क्या होंगे 1 3, या 2 2, यहाँ क्या हो गए 3 1। तो ये कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अब एक ही प्रॉबिलिटी अगर आपने निकालनी तो क्या है 6/36 हो जाए। तो इस तरह आप सब इवन की भी निकाल सकते हो। यहाँ पर इवन के लिए टोटल अगर 36 पेयर हैं तो उसमें से 18 इवन सम शो करते हैं,
और 18 ऑड के करते हैं। तो इस तरह ये सारे करने हैं। फिर वो कहता है इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पी ऑफ ए ये है, पी ऑफ बी ये है, तो ए गिवन बी निकाल लो। तो ये मैंने आपको बताया तो है कि डिपेंडेंट इवेंट्स जो होंगे तो वो ये होता है, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये होता है, ठीक है। वैसे भी ये भी लिखा जाता है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ऑफ ए गिवन बी पी ऑफ ए के बराबर होता है, और पी ऑफ बी गिवन ए बी के बराबर होता है। ये कंडीशनल का कोई असर ही नहीं उसके ऊपर होता है। आई बात समझ में? इसकी वो बात कर रहा है कि अगर वो हैं भी इंडिपेंडेंट है ना, तो फिर पी ऑफ ए जो होगा ना, ठीक है, वो पी ऑफ ए गिवन बी के बराबर होगा। ये याद रखिएगा, फिर इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर जो इसका आंसर दे रहा है ना, इसका आंसर वो ये बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है। उसके बाद इसकी वो बात करेगा आपसे कि ये क्या है आपके पास मौजूद है कि 20% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ 100 आर प्लानिंग टू गो टू ग्रेजुएट स्कूल। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो 20% का क्या मतलब है, ठीक है, n 100 है, p का 20% 0.20। इसमें से q निकालना होता है क्योंकि ये बाइनोमियल 1 माइनस पी करके ये आ जाएगा। तो मीन का ये फार्मूला होता है n इंटू पी, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये होता है। अगर इसका स्केयर करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएंस को शो करता है x के। तो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे इसमें से, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके हल करोगे तो ये आंसर आपका ये बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का 4 आ जाएगा। यहाँ पुट करके हल कर लो ना, n को p को और ये q का आंसर जो है n p और q को मल्टीप्लाई करके रख के उसका अंडर रूट लोगे तो 4 आएगा आंसर। फिर वो कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो जो अगर कंटिन्यूअस है ना तो उसमें एक वैल्यू की जो होती है ना प्रोबेबिलिटी, वो नहीं निकाली जाती, रेंज की निकाली जाती। अगर एक वैल्यू तो इसका मतलब नीचे भी 2 ऊपर भी 2। तो जब भी इंटीग्रेशन में लोअर अपर लिमिट सेम होती है वो वैसे ही 0 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट बताया आपको अभी, वो 0 होती है, ठीक है। लेस देन 1 पॉसिबल ही नहीं है। लेस देन 1 का क्या मतलब, नेगेटिव। ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम तो 1 नहीं होती, यही आपको बताया था। इम्पॉसिबल के लिए 0, श्योर के लिए 1। ये अभी पहले कर चुके हो आप। उसके बाद क्या था, दी लोकेशन एंड शेप ऑफ नॉर्मल कर्व इज, ठीक है। लोकेशन और शेप जो नॉर्मल कर्व की है वो क्या होती है जी, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। लोकेशन का मतलब है इधर होनी, इधर होनी, इधर, तो वो तो मीन होता है। और शेप का मतलब है ज़्यादा हाइट होनी है, बहुत कम हाइट होनी है, सेंटर होनी, तो वो मीन और वेरिएंस के ऊपर डिपेंड करती है। या मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कर लो, चलो ये ज़्यादा बेहतर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है। ये हाइपरज्योमेट्रिक का होता है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। ये जो होती है ना, जब प्रोबेबिलिटी चेंज ना हो, सेम रहे, तो वो बाइनोमियल के लिए होती है। यानी ये जो चेंजेस है ना, इसकी बजाय क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी वैसे ही सेम रहती तो वो बाइनोमियल, फिर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं। बात फॉलो कर ली कि नहीं, ये डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हो जाती है ना। फिर जब प्रोबेबिलिटी वैसे चेंज हो रही होती है तो तभी डिपेंडेंट जनरेट होते हैं। जब प्रोबेबिलिटी सक्सेस की ट्रायल टू ट्रायल चेंज होती है, और जब ट्रायल टू ट्रायल सेम रहती तो फिर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन जाते हैं। ये वो कर सकता है आपको डॉज, तो फिर वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। और ये एक और भी तरीका होता है विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन के अंदर भी ये होता है इंडिपेंडेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट में ये होता है। यानी विद रिप्लेसमेंट होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी बाइनोमियल। अगर प्रोबेबिलिटी सक्सेस की ट्रायल टू ट्रायल चेंज होगी तो सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, जो इवेंट्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, तो वो हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट हो जाता है। पाइथन का ताल्लुक इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट होता है। वो 2 तरह से बनता है पाइथन। बाइनोमियल में n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, p बहुत छोटा हो जाए, तो भी वो पाइथन बन जाता है। या फिर इसका एक अपना पाइथन प्रोसेस होता है कि फ़र्ज़ करोगे आप ये कहते हो कि जी कि किसी टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर जो है पिछले जो है ना वो 1 घंटे के अंदर जो है 10 कॉलें आई हैं, तो आप बताओगे जी अगले 5 मिनट में कितनी आएंगी। तो वो प्रोसेस जो होता है उसको क्या कहते हैं, पाइथन प्रोसेस कहते हैं या पाइथन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर आगे वो कहता है मीन डेविएशन इन आजवेल। तो वो मीन डेविएशन जो होता है स्टैंडर्ड से कम होता है। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन में निकालोगे ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, उसका मीन डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड निकालो, उससे लेस आएगा मीन डेविएशन। उसके बाद यदि वैल्यू ऑफ काई स्केयर, ये एक्स नहीं है, ये असल में यूँ होता है काई स्केयर, ठीक है। वो कहता है कैन नेवर बी, नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि ऊपर स्केयर आ गया तो वो पॉजिटिव है। आगे बात समझ में। ये वैसे भी उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हो, इसीलिए एक मरतबा बताई भाई, जब जहाँ मर्जी आते रहो करते रहो। अब ये जिस तरह ये आ गया,
ये वही कह रहा है ना, द मीन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो मीन एफ डिस्ट्रीब्यूशन का ये होता है, ये पहले बताया हुआ है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको फिर वो इन्हीं पेजेस को देखना पड़ेगा जो पहले आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये उसी के रिपीट हो रहे हैं, फिर ये वही रिपीट होना शुरू हो गए। फिर वो कहता है इवैल्यूएट क्या है, 9 - 4 फैक्टोरियल, यानी 9 - 4 फैक्टोरियल, क्या मतलब हुआ 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब 5 4 3 2 और क्या है 1, उसको आंसर को करो 120 आ जाए। फिर वो कहता है विच फार्मूला रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, तो वही इसको होता है, ये आप ए है इसके ऊपर ये बार कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये इसके बराबर होता है, इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। यहाँ ये यूँ भी यूज़ हो जाता है, इसको इधर लॉ पॉजिटिव है उधर जाएगा, ठीक है, लेकिन असल लॉ ये है, वो तो आगे उसको अल्टरनेट कर लिया जाता है। फिर वो ये कहता है कि आइडियली द विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल शुड बी, ठीक है, आइडियली जो है वो कहता है कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ, फिर आप खुद फैसला कीजिए वो क्या कहना चाह रहा है। अब आप देखें ये आंसर गलत है, वो ये होना चाहिए, उसकी वजह ये मैं रीज़न देने लगा हूँ आपको बेटे। इसलिए जो पेज नंबर बताता हूँ ये लिखा हुआ है, आइडियली द विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल शुड बी 0, यानी वी शुड, ये आपके सवाल का जवाब है। तो इसलिए बेटे ये फाइल्स वगैरह जो होती हैं ये अपनी जगह पे बीच में जो एरर होते हैं तो वो आपने करेक्ट खुद करने होते हैं, इसलिए ये पेज नंबर बताता हूँ। फिर वो ये कहता है कि ये तो अभी आपने पढ़ लिया, यही कितना है, ठीक है, यहाँ पर आपने तो इसके लिए पढ़ा था ना x बार ±3 सिग्मा के लिए, उसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही होता है, ठीक है। फिर वो कहता है दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ ए स्टैटिस्टिक उसको क्या कहते हैं, ठीक है, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये गलत है, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसके भी रेफरेंस आपके वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मिले। फिर वो कहता है एन एस्टिमेटेड टी इज सेट टू बी अनबाइस्ड, तो वो अनबाइस्ड ये असल में यूँ होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी जो है ना वो बराबर थीटा की होता है, तो वो क्या होता है अनबाइस्ड होता है, ये गलत है इसका। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इसकी जगह थीटा ऐड भी लिख दिया जाता है तो भी ये चल जाता है, ये ऐसे जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार आप निकाल दें तो वो मीन के बराबर आता है, इसको यानी यूँ भी लिखा जाता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ये मीन होता है, ये पॉपुलेशन मीन के बराबर आता है, और अगर यान इक्वल हो तो फिर वो बाइस्ड हो जाते हैं। इसके बाद उसने ये दिया हुआ इन दी फॉलोइंग, इफ़ दी फॉलोइंग इज़ दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू का रूल ही होता है कि प्रॉबिलिटीज़ को सम करके 1 के बराबर रख लो, ये लो, इनको जमा करो ना, ये 0.1 ये कितना आ जाएगा, a + 0.2 है, ये 1 के बराबर है, ये 0.2 उधर जाएगा तो 1 में से माइनस होगा, 0.2 तो ये आ जाएगा 0.8, ये इसका तरीका होता है। फिर वो कहता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ एक्स इज़ ऑलवेज क्या है, ये नॉन नेगेटिव होता है, 1 तो उसका टोटल होता है ना, वैसे ये नॉन नेगेटिव होता है, ये पहले भी गुजरा है सवाल मैंने 11वां ये है पिछली वीडियो का। और दूसरा ये होता है डिस्क्रीट के लिए इसका सम क्या होता है, यूँ 1 होता है, और कंटिन्यूस के लिए इसका इंटीग्रेशन जो होती है वो 1 के बराबर हो जाती है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। अब वो a से b भी होता है या -∞ से +∞ भी हो सकता है। एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू इट्स मीन, तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू x की निकालते ये मीन है, ये पहले सवाल भी बताया, कहता दिया ये पहले भी आ चुका हुआ, ये पीछे भी किया, अब चीज़ें रिपीट होंगी तो वो मैं आप लोगों को खुद ही करते जाना। द एरिया अंडर ए नॉर्मल कर्व बिटवीन 0 एंड -5, ये भी आपको बताया। द कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर इज़ यूज्ड व्हेन, ठीक है, द सैम्पल साइज इज़ एटलीस्ट क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो तब करेक्शन फैक्टर हम यूज़ करते हैं, कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। अभी बेटे ये काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ये यहीं से आपको मैंने काफ़ी करवा दिए हैं, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, फिर बाकी आपको यहाँ से आगे फिर दूँगा, सारे करवा दूँगा, ये देख लो कितने पेजेस हैं, ताकि आपकी तसल्ली हो जाएगी। जो कह रहे हैं कि सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ, बेटे इनके अंदर बहुत ज़्यादा मटीरियल होता है। नए बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेटे अपने कमेंट भी दिया करें, जो आपको रिक्वायरमेंट है मुझे मैसेज में लिखेंगे तो मैं आपको भेजता रहूँगा। पेपर सबके मुकम्मल पहले करने, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन है एकेडमी, अगर किसी को कोचिंग की ज़रूरत पड़े एंड टाइम के ऊपर भी 2 घंटे पहले, तो बेटे तब भी अवेलेबिलिटी हो सकती है। गॉड ब्लेस यू।